अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब किया करें। और तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इंशाल्लाह ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट देखते हैं जी कि हम एलर्जी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो कहता है कि वंस अ पर्सन हैज़ एलर्जीज, द बेस्ट वे टू ट्रीट एलर्जीज इज़ टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ऑकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस बाय अवॉइडिंग द एलर्जिक ट्रिगर्स। सिंपली वो ये कह रहा है, देखिए स्टूडेंट, कि जो सबसे पहली ये चीज़ आती है, ठीक है, एलर्जीज़ को ट्रीट करने में, वो ये कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, जिस चीज़ से पेशेंट को एलर्जी है, उससे अवॉइड करवाया जाए। एलर्जी ट्रिगर्स का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो कि एलर्जी को क्या करें, बढ़ाएं, या जिनकी वजह से एलर्जी कंडीशन डेवलप हो, उस चीज़ को क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए। देयर आर थ्री जनरल अप्रोचेज टू द ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जिक डिजीजेज दैट आर, कहता है कि इसके अलावा जो है, एक तो जो हम एलर्जी को जो ट्रीट करना है, ठीक है, इसके लिए जो है ना वो तीन तरह की अप्रोचेज हैं, यानी तीन तरीके हैं जिनको हम यूज़ करके तो अपने आप को एलर्जी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी अवॉइडेंस, यानी कि हमने एलर्जन से और जो एलर्जिक ट्रिगर्स हैं, ठीक है, उनसे अपने आप को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ठीक है, उसके बाद फाइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी आ जाता है, और उसके बाद इम्यूनो थेरेपी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सारों को एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस का मतलब ये है कि हम किस चीज़ से परहेज़ करेंगे। ठीक है, तो वियर आ वुलन मास्क व्हेन मूविंग द ग्रास आर हाउस क्लीनिंग। ठीक है, तो अब इसमें ये कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा एक मास्क पहनना चाहिए जब हम जो है वो फसल वगैरह, ये ग्रास वगैरह जो है वो लगा रहे होते हैं। ठीक है, और जो है वो फिर हाउस क्लीनिंग कर रहे होते हैं, घर को साफ़ कर रहे होते हैं। स्टे इंडोर, घर पे रहें इन द मॉर्निंग, सुबह के वक़्त, when the pollen count is at its highest and on windy डेज। तो कहता है कि सुबह के टाइम पे घर पे रहें। उसकी रीज़न क्या है कि जब सुबह के टाइम पे स्टूडेंट्स जो हवा चल रही होती है, ठंडी हवा होती है, तो उसके साथ जो पोलन का स्प्रेड होता है वो हाईएस्ट होता है, पीक पे होता है। या फिर जिस दिन हवा चल रही हो तो उन डेज़ में आप क्या करें, घर के अंदर रहें। रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स। तो कहता है कि जो फूड के लेवल्स होते हैं जो आप मार्केट से परचेज़ करते हैं, उनको ध्यान से पढ़ें, उनकी डिस्क्रिप्शंस को देखें, जिन लोगों को जो है फूड से एलर्जी होती है, फॉर द पीपल विद द फूड एलर्जीज। उसके बाद कहता है कि कीप द विंडोज़ एंड डोर क्लोज्ड। आपने अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने हैं ड्यूरिंग द हैवी पोलिनेशन सीजन। तो जिस डेज़ के अंदर जो पोलिनेशन होती है, यानी कि प्लांट्स में जो पोलन है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, या एक ही प्लांट के ऊपर पोलन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी जैसे बाहर के मौसम में, तो उसमें आपने क्या करना है कि अपने आप को जो है प्रिवेंट करना है। ठीक है, अपने आप को जो है वो बचाना है। तो इसके लिए आप अपने विंडोज़ और अपने जो डोर्स हैं उनको क्या करें, क्लोज रखें। उसके बाद कहता है कि यूज़ द एयर कंडीशनर इन द हाउस एंड कार। तो घरों के अंदर और कार्स वगैरह के अंदर जो है वो एयर कंडीशनर को यूज़ करें। डोंट अलाउ डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन द हाउस। तो कहता है कि इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो ना रखें जिनकी वजह से डेंडर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी खुश्की जिनके जिस्म से गिरती गिरती है, और अगर आपको उससे एलर्जी है तो एनिमल से, तो आप उससे जो है ना अपने आप को अवॉइड करें। उसके बाद कहता है कि चेंज फीदर पिलोज, वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लॉथिंग टू कॉटन। तो यानी कि अब अक्सर स्टूडेंट कुछ पिलोज ऐसे होते हैं जो कि फीदर से बने होते हैं, जो परिंदों के पर होते हैं वो बीच में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, या फिर जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो वुल के बने होते हैं, या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि ऐसी चीज़ों से बने होते हैं जो कि एलर्जी प्रोड्यूस करती है। तो उससे आपने इन सारी चीज़ों को चेंज कर देना है। किसके साथ? कॉटन के साथ। कॉटन की चीज़ें जो हैं वो आपने यूज़ करनी है। इनक्लोज मैट्रेस एंड पिलोज इन प्लास्टिक बैरियर क्लॉथ। तो ये जो मैट्रेस होते हैं, पिलोज होते हैं, आपने इनके इर्द गिर्द एक कवर जो है वो चढ़ाना है प्लास्टिक का। प्लास्टिक की बना हुआ कोई जो है ना आपने कपड़े की तरह का मटेरियल लेना है। ठीक है, जब आप इसको इसमें इनक्लोज करेंगे तो ये जो पिलोज और जो मैट्रेस होंगे, इनके अंदर डस्ट जाने का चांस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से भी एलर्जी की तरफ जो आपका जो फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा आपको, वो क्या है, डस्ट का जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कहता है कि वॉश शीट्स मैट्रेस एंड ब्लैंकेट्स वीकली इन हॉट वाटर। तो आपने अपनी जो शीट्स होती हैं, मैट्रेस वगैरह हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह को हर वीक में गर्म पानी के साथ वॉश करना है। रिमूव कारपेट्स, तो अपने रूम से आपने कारपेट को रिमूव कर देना है।
तो ये कुछ अवॉइडेंस थी, ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें जिनको आप परहेज़ करके अवॉइड करके तो अपने आप को बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी फार्माकोथेरेपी। अब फार्माकोथेरेपी की तरफ स्टूडेंट हम तब जाएंगे जब हमारा जो है अवॉइडेंस जो है, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा। कि आपने ये सारे तरीके यूज़ करके देख लिए लेकिन आप एलर्जी फिर भी आपको अफेक्ट कर रही है, तो फिर हमने जाना है जी फार्माकोथेरेपी की तरफ। अब फार्माकोथेरेपी क्या होती है स्टूडेंट, इसमें हम पेशेंट को मेडिकेशंस के साथ ट्रीट करते हैं। तो कहते हैं कि व्हेन अवॉइडेंस आर कंट्रोल ऑफ एन एलर्जन इज़ नॉट पॉसिबल, मेडिकेशन में बी नेसेसरी, कॉमन एलर्जी मेडिकेशंस आर। अब कहते हैं कि सिंपली अगर अवॉइडेंस काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आपने अवॉइड किया चीज़ों से लेकिन फिर भी एलर्जन आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तो फिर मेडिकेशन जो है वो ज़रूरी हो जाती हैं। कुछ एलर्जी की मेडिकेशन उसने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट एंटी हिस्टामीन आती है, ठीक है। अब हमें पता है कि एलर्जी की कंडीशन में समटाइम हिस्टामीन सेक्रीट हो रही होती है, ठीक है, मास्ट सेल से। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने ऐसी मेडिसिन देनी है जो कि हिस्टामिन की सिक्रीशन को स्टॉप करवाए। तो ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, तो ऐसी मेडिसिन जो कि हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देंगी, उसकी सिक्रीशन को स्टॉप कर देंगी, तो वो हम यूज़ करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आ जाती है डाइफेनरा हाइड्रामीन आ जाती है, जिसे हम बेनाड्रोल कहते हैं, ठीक है। बेनाड्रोल के नाम से एक जो है वो प्रोडक्ट आती है मार्केट में। उसके बाद आ जाता है जो सेकेंड आ जाती है जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन में आती है, वो है क्लोरोफिनरामाइन आ जाती है पेरिटून के नाम से। ये आपको सिरप फॉर्म में भी मिल जाती है और आपको जो है ये टैबलेट की फॉर्म में भी जो है ये मिल जाती है। उसके बाद कहता है कि न्यूअर एंटीहिस्टामिन कार्ड सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन। अब जो है फर्स्ट जनरेशन के बाद एक और न्यू क्लास हिस्टामिन की जो है वो एंटीहिस्टामिन की जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, जो कि सेकेंड जनरेशन है और फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी सी हाई पोटेंसी की होती है। इसमें हमारे पास सिट्राजीन आ जाती है, रिजिक्स के नाम से ये टैबलेट आती है। फिर उसके बाद आ जाता है फेक्सोफिना डीन जो है, और फेक्सिड के नाम से हमारे पास एंटी एलर्जिक अवेलेबल है। उसके बाद लोराटोडीन आ जाती है, ठीक है, न्यू टू द मार्केट में नहीं है, अवेलेबल बाय द प्रिस्क्रिप्शन ओनली, प्रिस्क्रिप्शन के ही पे ही ये आपको जो है ना मेडिसिन मिलती हैं। इज़ एन एंटीहिस्टामिन नेजल स्प्रे, और एक जो है वो एंटीहिस्टामिन नेजल स्प्रे भी होता है जिसको हम एजिलस्टाइन कहते हैं, ठीक है जी, और एस्टिलीन के नाम से ये अवेलेबल है मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ल्यूकोट्रीन्स इनहिबिटर्स। अब ऐसे मेडिकेशंस जो कि ल्यूकोट्रीन जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है उसकी सिक्रीशन जो है ये ल्यूकोट्रीन्स की सिक्रीशन को ये स्टॉप करवाएंगी। इसमें सबसे पहले जो आ जाती है वो जी हमारे पास मॉन्टिलोकास्ट आ जाती है, सेंगिल्योर के नाम से एक ब्रांड है ये, ठीक है। एंटी ल्यूकोट्रीन मेडिकेशंस हैं। ल्यूकोट्रीन्स आर केमिकल्स रिलीज फ्रॉम a variety of allergic and immune cells and may cause एलर्जी सिम्टम। तो जो है जो हमारे पास जैसे हिस्टामिन था उसकी वजह से भी कुछ सिम्टम आते थे, ठीक है, लेकिन लिकोट्रीन्स की सिक्रीशन जब होगी तो स्टूडेंट इसमें जो सिम्टम होते हैं वो हिस्टामिन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो ये जो है हमारे पास जो है इम्यून सेल्स हैं उनको सिक्रीट करवाएंगे और जो है वो एलर्जी के सिम्टम जो है ना वो प्रोड्यूस करवाएंगे जो ल्यूकोट्रीन्स होती है इसकी वजह से। तो हम फिर इसके लिए जो है वो एंटी ल्यूकोट्रीन्स मेडिकेशंस हम वो देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इम्यूनोथेरेपी आ जाता है। अब इम्यूनोथेरेपी स्टूडेंट हम तब देंगे जब हमारे पास अवॉइडेंस फैक्टर, फिर उसके बाद फार्माकोथेरेपी भी फेल हो जाएगी, फिर हमने इम्यूनोथेरेपी देनी है। अब इम्यूनोथेरेपी क्या है स्टूडेंट, एक ऐसी थेरेपी, एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, ठीक है। अब पेशेंट की इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो जिसकी वजह से वो क्या होगा कि बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी हो जाएगी, इतनी पावर हो जाएगी कि वो जर्म्स के खिलाफ खुद फाइट करेगी और फिर सिम्टम्स जो हैं एलर्जी के कंट्रोल हो जाएंगे। व्हेन द अवॉइडेंस इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स एंड मेडिकेशंस फेल टू कंट्रोल एलर्जी सिम्टम, तो कहते हैं कि जब अवॉइडेंस और इन्वायरमेंटल जो कंट्रोल है, ठीक है, उनको सब देख लिया आपने, ठीक है, मेडिकेशंस को भी देख लिया, वो भी फेल हो गई, ठीक है, एलर्जी को कंट्रोल करने में, तो डॉक्टर में सजेस्ट एलर्जी इम्यूनोथेरेपी, एलर्जी शॉट। तो पेशेंट डॉक्टर जो है वो आपको क्या करेगा, इम्यूनोथेरेपी सजेस्ट करेगा, जिसको हम एलर्जी शॉट भी कहते हैं। अब इसमें स्टूडेंट होता क्या है कि हम पेशेंट के अंदर एलर्जन्स जो होते हैं वो डेड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं या फिर बिल्कुल वीक होते हैं, ठीक है, एलर्जन वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो बॉडी के अंदर जाके कोई काम तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो
वो डेड होंगे, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम समझेगा कि ये एक ऑर्गेनिज्म आया है, ये एक एलर्जन आया है, इसके खिलाफ फाइट करनी है। तो वो क्या करेंगे कि फिर सेल बनाएंगे, इम्यूनिटी उसके खिलाफ जो है वो डेवलप करेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। सेल बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे और जो है हमारी बॉडी उसको जब रियल में भी अटैक होगा तो सेल पहले से मौजूद होने की वजह से, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट जब एलर्जन आता है उसके खिलाफ जब एंटीबॉडी बन जाती हैं तो वो फिर दूसरी दफ़ा बॉडी को बनाने में आसानी होती है, जल्दी से बना लेती है, या फिर जो है वो पहले से ही मौजूद होती हैं बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़। तो फिर जो है उसके खिलाफ जब जब रियल में एलर्जन आएगा उसके खिलाफ काम करने में पेशेंट जो बॉडी होती है, ठीक है, उसको आसानी हो जाती है और जल्दी से वो क्या करती है, उसको फाइट करके किल कर देती है। Immunotherapy involves the injection of the allergen extract to desensitize the person। अब क्या होगा कि इम्यूनोथेरेपी जब देंगे तो इसमें क्या होगा, एलर्जन हम स्टूडेंट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं इंजेक्शन की शक्ल में। अब ये जो एलर्जन्स होते हैं स्टूडेंट, ये क्या तो डेड होते हैं, ये बहुत वीक होते हैं कि ये जो है कोई भी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये क्या करते हैं, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है खुद से मतलब जो है वो इस तरह के इम्यूनिटी के सेल्स बनाना शुरू कर देती हैं जो कि इनको आके किल कर देते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं। तो अच्छा ये क्या करेगा जी कि जो ये डिसेंसिटाइज कर देगा। हाँ, अब इसमें क्या होगा कि जैसे एलर्जी की कंडीशन में क्या होता है कि एक फ्लड आ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, केमिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, लेस सेंसिटिव हो जाएगा कि वो जो है जैसे पहले फ्लड एक बनता होता था केमिकल्स का, अब वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है, बल्कि क्या होगा कि हिसाब से बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी और जरासीम को किल करने की कोशिश करेगी। अब ड्यूरेशन में कहता है कि टिपिकली द ट्रीटमेंट बिगिन विद द इंजेक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ द एलर्जन गिवन 1 to 5 टाइम्स अ वीक। अब यह कहते हैं कि टिपिकली क्या करते हैं कि जो ट्रीटमेंट दिया जाता है इसमें एलर्जन का जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, सोल्यूशन की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में एलर्जन दिए जाते हैं वीक में जो है 1 to 5 टाइम्स, ठीक है, एक दफ़ा से लेके 5 दफ़ा तक ये दिए जा सकते हैं विद द स्ट्रेंथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपने बढ़ानी है कि पहली दफ़ा में जितनी मिकदार दी थी अगली दफ़ा उससे थोड़ी सी और बढ़ानी है, फिर उससे अगली दफ़ा थोड़ी सी और, तो इस तरीके से ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना है। इट यूजली टेक अबाउट 3 to 4 years। इसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 साल लगते हैं फॉर द पेशेंट टू बी फ्री ऑफ सिम्टम से फ्री ऑफ होने के लिए, ठीक है, यानी 3 से 4 सालों के अंदर जो है ये इम्यूनोथेरेपी के थ्रू पेशेंट जो है वो टोटली रिकवर कर जाता है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लगी होगी और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।